सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं माहरूख शहरियार। नाजरीन, आज का दिन बहुत ख़ास है। आज मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल हो गया है। वो दिन कि जब दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने उसे अमन का ऐसा सबक सिखाया कि कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन इसलिए भी ख़ास है कि आर्जी ही सही लेकिन पाकिस्तान की मुदाखलत से मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंगबंदी में तोसी हो गई है। ये एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर हमले रोक रहा हूं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में अमन मुआहदे के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान को कायल करने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन सिफारती किरदार भी अदा कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत को तो मुस्तरद कर दिया है क्योंकि अमरीकी सदर ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी कर दी है, जबकि यूएन में ईरानी सफीर ने कहा है कि अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के इशारे मिले हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से फांसी की सजा याफ्ता 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, लेकिन अमरीकी मिसाइल ज़ख़ीरे में बड़ी कमी की रिपोर्ट्स ने बहुत हलचल मचा दी है नाजरीन, जिसके मुताबिक नए हथियारों की फराहमी में 3 से 5 साल लग सकते हैं, जबकि पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात भी जारी कर दी हैं। अब ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट बताया जा रहा है। अब सवाल अमन मुआहदे का है, क्या कोशिशें कामयाब होंगी, इसी पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब। सबको वेलकम करेंगे। सबसे पहले आसिफ दुरानी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं किस तरह से ये सारा मामला होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, यकीनी तौर पर इसका खैर मकदम तो किया जा रहा है जो सीज़ फायर के अंदर तोसी दी गई है, लेकिन आप समझते हैं इस हवाले से कि ये जो तोसी है ये कितनी देर पा हो सकती है? प्लस ये भी बताइएगा कि इस तोसी के दरमियान ज़ाहिर है बैकडोर राबते हो रहे होंगे, एक दूसरे को मनाने की कोशिशें भी की जा रही होंगी। सो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो मामला है कब तक ये वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है? बहरहाल फिलहाल तो जो मुस्बत खबर है वो यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जंगबंदी है उसमें मजीद तोसी कर दी है और वो आज ख़त्म होने वाली थी बल्कि हो गई है। तो ये एक मुस्बत कदम है। और लेकिन उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा ईरान का। ये जो है एक मनफी खबर है, इसके असरात जो हैं आपने देखा कि ईरान ने कहा कि फिर हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेते और ये एक नए इशू आ गया है जिसके अब आपको रिजॉल्व करने के लिए मजीद मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और उसमें फिर पाकिस्तान को मजीद कोशिशें जो हैं करनी पड़ रही हैं। उम्मीद है इसका मज़बूत नतीजा निकलेगा क्योंकि जो असल इशू है वो न सिर्फ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना है क्योंकि ईरान वो उसको बंद कर चुका है और बल्कि ये भी है कि जो ओवरऑल जो एजेंडा पे है ईरान और अमेरिका के उन पे मुज़ाकरात होने, तो उस पे तो अभी आ ही नहीं रहे। अभी तो हम जो पेरिफेरल इश्यूज यहाँ इसमें आ गए हैं जिसमें ईरान का ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से ईरान का ब्लॉकेट करना, ये सीरियस इश्यूज हैं। तो इनको इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत है जिसके तहत ये मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हो सकें और बातचीत के हल करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी फ़ज़ा हमवार की जाए जिसके तहत ईरान जो है राज़ी हो सके वो बातचीत करने में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान का ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे। उन्होंने उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं लास्ट ईयर की जंग में भी और इस दफ़ा भी, जिसने उनको जो है आखिर वक्त में जो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे या मुस्बत समत पे थे तो हमला हो गया ईरान पर। इजराइल ने किया, फिर
अमेरिका उसके साथ आ गया। पिछले साल इसी तरह भी यही हुआ। सही। तो ये फिर ये है कि जो एक अमन की फजा है उसको खराब कर देता है। ठीक है, दुरानी साहब ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के बयानात हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं सारी टॉक्स को। मैं अभी तक यही मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने जो है वो एक अच्छा कदम करने के साथ ही यानी जंगबंदी को एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने तौसीक कर दी। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हम जो ईरान का ब्लॉकेड है वो जारी रखेंगे। तो ये फिर एक ऐसा है कि आप जो है सही सीरियस तरीके से मसाइल को हल नहीं करना चाहते हैं। इस पर आप यही तबसरा कर सकते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जो ट्रंप साहब के साथ जो उनके एडवाइजर हैं वो उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये ऐसा ना करें, क्योंकि इससे ना उनको फ़ायदा होगा, ना सियासी लिहाज से फ़ायदा होगा और ना मिलिट्री के लिहाज से फ़ायदा होगा। क्योंकि ईरान जो है बहरहाल डटा हुआ है वो, और ईरान का राइट है कि वो अपना दिफा करे। बिल्कुल। वो इस वक्त ईरान, आप ये नहीं कह सकते कि ईरान ने किसी पे हमला किया। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उन्होंने चूंकि उसको जो है वो मिलिट्री आस्पेक्ट से था तो उन्होंने उसको ब्लॉक किया था, लेकिन उन्होंने वो ब्लॉकेड भी हटा दिया था जब इजराइल और लेबनान में ट्रूस हो गया। लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ईरान का नेवल ब्लॉकेट करके ये इन खराब। ठीक है, दुरानी साहब स्टे विद अस। अब एहतशाम साहब, अब हम गुज़िश्ता पूरे हफ्ते इसी मामले पे बात करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आखिरी वक्त तक लग रहा था कि जेडी वेंस आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के जो बयानात थे वो तो ये कह रहे थे कि ही इज़ इन द प्लेन। फिर उसके बाद हमने देखा कि कल इतनी बड़ी बैठक लगी है, व्हाइट हाउस के अंदर इजलास हुआ है और उसमें सब कुछ एकदम से बैकआउट होता हुआ नजर आया। अब आपको क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन है ये कब तक इस तरह से बनी रहेगी? क्योंकि अब तो अमेरिका की जानिब से ये कह दिया गया है कि जब तक ईरान की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता और वो मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होता तो ये सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए मारो, जिस तरीके से हमें इस मुज़ाकरात के अमल में कुछ नेगेटिव बातें पता चली या सामने आई, दुनिया की कुछ पॉजिटिव आई, देखिए इसको इस तरह देखना चाहिए। अब बहुत सारे हवालों से आज दुनिया में ये भी बहस हो रही है और अच्छी बात है कि दुनिया का फोकस इस्लामाबाद में है और कहते हैं पाकिस्तान पॉजिटिव स्पॉटलाइट में है और जिस तरीके से उसने अभी तक एंगेज किया हुआ है तो उम्मीद की किरण अभी भी है। देखिए सारी दुनिया मीडिया अब इस तरह भी इसको देख रहा है कि एकदम से अगर आप समझें कि ये जो मुज़ाकरात का अमल 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ, 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ, एकदम कंक्लूड हो जाए और फिर बार बार मिसाल दी जाती है 1955 से 1955 से 1975 की 20 साल की जंग जो आपने देखा वियतनाम की थी, उसमें 3 साल से ज़्यादा अर्सा लगा था। जिनीवा अकॉर्ड हमारा रशिया वाला जो हुआ था उसमें आप देखें 10-18 महीने लगे थे। आखिरी आप देख लें 2021 वाला या दोहा अकॉर्ड जो है इसमें भी कई हफ्ते लगे थे। तो ये अभी तो यहाँ कुछ हफ्ते ही नहीं हुए। हाँ, जो मसला पड़ रहा है ना वो ये है कि ये अमेरिकन और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ है ना, रवैया उनका, ईरानी इससे जिसको कहते हैं बहुत भुजे हुए हैं। उनका ख्याल है कि जी कोई मीनिंगफुल कोई डायलॉग नहीं हो सकता, ये हम जो चाह रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो वो नहीं हो सकती। और फिर बार बार अगर आप यहाँ कहते रहेंगे जी हम जीत गए हैं, ईरान ने सरेंडर कर दिया और हमारी शराइत पे बात होगी, तो ये उनको भी देखें, उनकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके भी आप देखने अंदर इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पासदार इनकलाब है, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है, नेशनल सिक्योरिटी है उनकी, वहाँ पे भी बात होती है कि जी हमने अगर टोटली पोजीशन ऑफ वीकनेस से वहाँ जाना है तो फिर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, इससे ज़रा एक फ़ायदा ये हुआ है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आज देख लें वहाँ पे काबीना की मीटिंग हो रही है और वहीं पे ये सारी बातें जो इत्तलात आ रही हैं वहाँ पे भी कहा जाएगा कि जी आप भी अपना नुक्ता नज़र को देखें, आप क्या कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में मेरे ख्याल में। जो आज मारूख हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की मुलाकात हुई ना रज़ा मीरी से, जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उससे मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण है। कुछ बातें एक्सचेंज हुई हैं, कुछ बातें डेफिनेटली और एक्सचेंज हुई होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि जहां पाकिस्तान ने दोनों को एंगेज किया हुआ है तो कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे थर्ड कनेक्शन से कर रहे हैं, लेकिन इत्तलात ऐसे ही चल रही हैं। अब कहा जा रहा है कि सारी सिचुएशन को रिट्रीव करने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो जो इत्तलात मेरी इत्तला है, मुझे पता चल रहा है कि ईरानी ये कह रहे हैं कि जी आप CBM के तौर कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेयर के तौर पे आपने जो हमारा जहाज़ पकड़े हुए हैं 2, उनको ख़ास तौर पे एक बड़ा जहाज़ जो है ना 265 फीट लंबा है,
उसको आप छोड़ें अमले समेत, ये CBM के तौर पे शो करें। दूसरी तरफ अमेरिकन कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम ब्लॉकेट का हटा देते हैं, और आप भी कह रहे हैं कि जी आप नए हरमत जो है ना वो आपकी नहीं है और ये इंटरनेशनल वाटर वे है, तो कहीं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब वो एक और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है ना, जो एक नई चीज़ सामने आई है, वो कहा जा रहा है कि जी एक ग्रैंड बारगेन की बात हो रही है। वो ग्रैंड बारगेन में क्या होगा? देखें, बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की भी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बड़ा शदीद इस वक्त दबाव है ना मारूफ एज वी स्पीक, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन आ गई है, ऑयल प्राइसेस जितनी तेज़ी के साथ दोबारा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इससे सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ है, दुनिया की इकोनॉमीज़ पे बड़ा शदीद धचका लगा है, अमेरिकन कंपनी भी फंस गई। यहाँ से उनको कहा जा रहा है कि जी देखें, ये आप दो मुल्कों की बात नहीं रहेगी, पूरी दुनिया का एक मसला बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि IMF कहता है रिसेशन आ जाएगा, आने की शक्ल नज़र आ रही है सामने, तो ये हमें बरसों लग जाएंगे इसको ठीक करने के लिए। कुछ लोग 1934 का वो अमेरिकन रिसेशन की बात करते हैं, कोई 2008 का जो लीमैन ब्रदर का वहाँ पे कहते हैं रिसेशन हुआ था अमेरिका में, उसकी बात करते हैं। लेकिन सारे इशारे बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बेस पे आना चाहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, और ये आना चाहते हैं कि जी देखिए हमने अपनी बातें मनवा ली, और ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमने ईरान से बहुत कुछ हासिल कर लिया, बदले में ईरान को कुछ नहीं मिला। देखिए ऐसा नहीं होगा, बदले में उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा उनकी पाबंदियां ख़त्म होंगी, उनके जो एसेट फ्रोजन एसेट है उनके पास वापस आएंगे, दोबारा कॉमोडिटी ऑफ नेशन में आएंगे। एक बहुत बड़ी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। असल मसला है कि इस वक्त जो कहते हैं ना हम अपनी छोटी छोटी अना के गुलाम हैं, ये तो इसने इसको लेकर मरवा दिया। आखिरी बात ये है मारूफ इसमें कि अभी जो तलात आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए इन्होंने अपना सीज फायर को ख़त्म किया, कोई डेट नहीं दी। इसका मतलब है तलवार अभी भी उन्होंने सर पे रखी है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि अपनी बात बनाए। इस दौरान कहा जा रहा है कि कोई जो बातचीत हो रही है उसका मस्बत हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये तवक्को की जा रही है और साथ साथ इतला रहा है कि ये डेफिनेटली इस्लामाबाद में आएंगे, सूनर और लेटर दे हैव टू सिट, उसके लिए जो है ना टीमें तरतीब दी जाएंगी तो यहाँ आएंगे जी। ओके, ऑलराइट। शाह साहब, अब आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं? ज़ाहिर है जो डेडलॉक के सारे रीजंस हैं वो तो हम सबके सामने, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंटली कहा जा रहा है जो गैर संजीदा रवैया ट्रम्प की जानिब से इख्तियार किया जाता है, हर दूसरे दिन उनका जो ट्वीट है वो परेशान कर देता है। जब बात आगे बढ़ने लगती है कोई फिर ऐसा बयान दाग दिया जाता है जिसके बाद फिर ईरान को कंसर्न शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये, और सेकंड ये भी बताएगा कि अब अगर बातचीत दोबारा से आगे बढ़ती है, कितना अरसा उसमें आपको लग रहा है कि लग सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हमें मालूम था कि इतनी जल्दी मामला हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। बहुत सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक अमेरिका का सदर है और शायद उसके इर्द गिर्द जो नेगेटिव माइंडेड एडवाइजर्स बैठे हैं वो ये तमाम चीज़ें फॉर पर्पस कर रहे हैं, ये प्लानिंग करके होती है। अच्छा, आपके ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल ऑफ अ सडन, हम सबकी राय ये कि वो एक ईमेल या वो एक ट्वीट ठोक देते हैं और फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है? दो चीज़ें हो रही हैं। एक, अगर आप देखिए इस वक्त आप जो उनके फाइनेंस अमेरिकन फाइनेंस जो एडवाइज़र हैं या सेक्रेटरी हैं, उनका एक बयान बड़ा अजीब सा है। आप उसके तनाज़ुर में अगर देखें तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प बाय प्लान जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उनके ट्वीट से कि जी टॉक्स हो रही हैं और टॉक्स नहीं हो रही, और अरबों खरबों डॉलर्स के इस वक्त जुए जो है वो खेले जा रहे हैं, इसराइल में भी, अमेरिका में भी। और जो इसके इर्द गिर्द प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो एक ग्रुप है ना वो फाइनेंशियल प्लेयर्स का, वो इससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं, जिसमें उनके दामाद भी, उनके करीबी दोस्त भी। एक फैक्टर तो ये है, जब तक वो इस लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं शायद वो दुनिया को लूटने के चक्कर में। दूसरा, अब देखिए खाग आइलैंड में मेरे ख्याल में अगर ब्लॉकेट बढ़ता है, जिस तरीके से एक ओपन हैंडेड उन्होंने कहा कि जी जो सीज फायर है वो एक्सटेंडेड है टू अनलिमिटेड पीरियड, जब तक बातचीत खत्म नहीं होगी। खाग आइलैंड के अंदर कैपेसिटी है 10 से 12 दिन की। अगर ये ब्लॉकेट मजीद बढ़ता है तो ईरान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर जो है ना तेल बाहर नहीं निकलेगा। तेल के जो कुएं हैं दे आर अगेन गोइंग टू बी रिफिल्ड विद वाटर। तो आप अगर एक दफ़ा तेल के कुओं को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा इन द लॉन्ग टर्म। ईरान के लिए तो होगा हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो टोटली कोलैप्स करेगी। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प की ये कोशिश है कि वो ईरान को प्रेशराइज करके वो तमाम चीज़ें मनवाए, और दिस कैन बी द वन थिंग। लेकिन उसमें फिर रिपरकशंस क्या है? आपने अब्बास इराक़ची की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और अगर ब्लॉकेट जारी रहता है, उनके शिप्स को जाने नहीं दिया जाता, तो मेरे ख्याल में फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। और आप देखेंगे अगर मजीद ईरान को खतरा महसूस होता है कि उनके जो ऑयल वेल्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो दे आर गोइंग टू अटैक
कुवैत, दे आर गोइंग टू अटैक यूएई, और फिर मेरे ख्याल में शायद वो एक पोस्चरिंग ये भी ट्रम्प देना चाहते हैं, जो विक्टिम कार्ड अब तक ईरान खेलता रहा है वो अमेरिका खेलेगा कि जनाब हम तो अमन चाहते थे, पाकिस्तान भी गवाह है और बाकी लोग भी गवाह हैं, और लिहाजा मतलब ईरान जो है जुल्म कर रहा है, फिर उस सूरत में कोशिश करेंगे कि ये बाकी लोगों को साथ मिलाएं। लेकिन अब एक अहम चीज इसके अंदर मुझे जो आपने कहा कि जी आगे होगा क्या, ट्रंप खुद भी चाहता है कि इस तमाम सिचुएशन से निकले, क्योंकि वो भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रेशर हैं। और जो फील्ड मार्शल साहब से और प्राइम मिनिस्टर से बात होती है उनकी, मेरे ख्याल में हमें तो एक्सेस नहीं है, ना उनके मुंह से हमने सुना, जो इनडायरेक्टली बातें आती हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है कि वो उसे इस तमाम मुसीबत से निजात दिलाएं, लेकिन उसके बावजूद वो मिसट्रस्ट का जो फजा उसने पैदा की हुई वो पाकिस्तान को भी अंडरमाइन कर रहा है। पाकिस्तान ने तो इनको फेस सेविंग दे दी है ना, ऑलरेडी जंग रुकी गई है तकरीबन, इनको फेस सेविंग। देखिए मेरे ख्याल में एक चीज बारो पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियरली अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा कि अगर वो फेस सेविंग चाहते हैं तो उन्होंने ईरान का ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पे तो ईरान ट्रस्ट करता है, लेकिन इस तरीके से अगर धोखाधड़ी करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडवाइजर, तो मेरे ख्याल में ईरान पे नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएगा। एक जो आम चीज है, मेरी जाती राय है, ये तमाम पोस्चरिंग होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस, मैं ये समझता हूँ कि बाय 26 अप्रैल आप देखेंगे कि एक हम कहते हैं ना कि एक वाइबल मैकेनिज्म की तरफ हम जाएंगे, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है, ईरान ने खोल दिया था, अमेरिका भी खोल देगा, पोस्चरिंग जो है ना वो होती रहेगी। लेकिन असल मामला ये है कि टर्म्स कंडीशन जो ऑलरेडी डिसाइडेड थे डीजे वेंस की यहाँ मौजूदगी में, उसके अलावा हम क्या करेंगे। देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर मैं कहूंगा जायशा एक लफ्ज जो है मैं कहूंगा कि ईरान को ये जो कन्वे कर रहा है ना कि वो कह रहा है कि हमारे कौमी वक़ार को आप कम मत करें, मेरे ख्याल इस बात में बड़ा वजन है, इस बात में देखिए यूरेनियम में अगर प्रैक्टिकली सतह पे करें तब बात बनेगी। देखिए मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह क्लियर बात है, ना तो ईरान का वकार मजरू हो रहा है, मैं समझता हूँ। देखिए अब नए हुर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हैं, अगर वो पाकिस्तान गारंटी देता है, कतर देता है, सऊदिया देता है। यूरेनियम इनरिचमेंट वो करना नहीं चाह रहे, बाय 600 जितना उनका 60% है उसी पे करेंगे, उस पर मेरे ख्याल में अमेरिका भी राजी है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो मतलब ये बताएं, निक्सन डॉक्ट्राइन के तहत ईरान को पहला एटमी रिएक्टर अमेरिका ने दिया, 550 किलोग्राम उनको इनरिच यूरेनियम भी दिया। उस वक्त कहा गया कि जनाब वो रज़ा शाह पहलवी के वक्त में ईरान जो है वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से पूरे करें। तो देखिए अमेरिका की जो कहते हैं ना कि ट्विस्टेड पॉलिसीज हैं और अपने मफादात की पॉलिसीज हैं, वो सबसे बड़ी इस दुनिया को जो है ना वो थ्रेट में डाला हुआ है। अब मेरे ख्याल में आखिरी चीज, ईरान तो अपनी जगह पे, लेकिन चाइना और रशिया को ये सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका इंटरनेशनल पानियों को ब्लॉक करके चाइना के ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहा है, रशिया को पहुंचा रहा है, तो वो कब बोलेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम कि पाकिस्तान के साथ साथ रशिया और चाइना को एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टांस लेना होगा, और यूरोपियन यूनियन को भी, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरीके से अगर अमेरिका ईरान को ब्लैकमेल कर सकता है, कल वो चाइना को करेगा, फिर रशिया को करेगा, फिर यूरोपियन यूनियन को करेगा। और आखिरी एक बात, मेरे ख्याल में ट्रंप की इस तमाम ब्लॉकेट से एक कोशिश ये भी है कि वो यूरोपीय ममालिक जो कि ट्रंप के कैंप से दूर जा रहे थे, वो भी शायद ट्रंप के पास आना शुरू हो गए। नहीं मेरा ख्याल है शराइत नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से अपना, मैं ये कह रहा हूँ अपना कि अमेरिका की तरफ से बार बार नई शराइत नहीं आनी चाहिए। अभी जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप, फिर उन्होंने कहा कि ये जो 440 ग्राम का जो यूरेनियम एनरिच 900 पाउंड जो बनता है आप हमें भेज दें, और फिर ये कह रहे हैं एक साथ ये भी सर लगा रहे हैं कि अगर भेज दें तो पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, प्लस आपके जो फ्रोजन एसेट है उनको अनफ्रीज भी कर देंगे। लेकिन ना जब इस तरह की आप बात करेंगे ना, इफ्स एंड बट्स के साथ बात नहीं होगी, बात उसी पे होगी कि जो जनीवा में मुआहदा हो चुका है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम दैट, अपना इन्होंने कहा था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, तो उसी की बुनियाद पे बना के तो एग्रीमेंट हो सकता है। कहा जा रहा है कि उसी पे ही होगा, JCPO को सामने रख के इसको मजीद रिफाइन किया जाएगा, दोनों जो है ना उस पर अल्टीमेटली आ जाएंगे। लेकिन पोजिशनल स्ट्रेंथ से आना चाहते हैं दोनों, अपनी पब्लिक को बॉस को दिखाना चाहते हैं, वहाँ मसाइल खराब हो रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन एहतशाम साहब फिर बात वही आ जाती है ना कि ट्रंप के जो बयानात हैं वो कह कुछ रहे हैं, जब भी उनके पर यकीन नहीं किया जा रहा ना, अगर इस तरह की बात होती तो अब तक तो फिर मामला काफ़ी आगे बढ़ चुके होते। हमारे साथ मौजूद थे जायशा शराजी साहब, इसके अलावा दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, और हमारे साथ एहतशाम साहब मौजूद होंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी मामलात पर नजर डालेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। पार्टी रहनुमाओं में धड़ेबंदी के बाद अब नाराज़ हो गए हैं इत्तेहादी। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अहम इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खानम के बेजा मुदाखलत की वजह से PTI से मुंह मोड़ चुके हैं और उन्होंने PTI के मर्दान जलसे में भी शिरकत नहीं की है। अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई की अगर कोई नाराज़ी है तो हम दूर कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI ने इमरान खान की हिदायत है कि महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इमरान खान की रिहाई तहरीक इंसाफ का एजेंडा नंबर 1 है, लेकिन इन इख्तलाफात की वजह से ये मुमकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है। ऐसे में रिहाई मुमकिन हो सके, कुछ होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पहले तो सिर्फ धड़ेबंदियाँ थी, अब तो नाराज़गी की खबरें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक बड़ी खबर PTI से निकलती हुई नजर आती है और ये भी कहा जा रहा है कि यही सारी वजूहात हैं जो अभी तक इमरान खान की रिहाई का जो पहला स्टेप है वही अबूर नहीं किया जा सका है। देखिए मारूफ, सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ PTI के अंदर डेवलप होती है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर चीज़ें कोई पॉजिटिव उनके हिसाब से चलती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। अभी लेटेस्ट तो यही है कि सलमान सफदर जो PTI के चीफ़ के उनके सरबराह के वकील हैं, उनके ज़रिए से जो बाहर ख़बर आई है, उन्होंने ये बात की है कि भाई अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर की बात सुनी जाए, वो अगर नाराज़ हैं उनको उनकी नाराज़गी दूर की जाए। और इसको बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम उनको मना लेंगे, बड़े भाई हैं। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपने सारे इख्तियारात दे दिए, आपने PTI का प्लेटफार्म हटा के आईने तहफ़्फ़ुज़ का प्लेटफार्म बनाया, उनको कहा कि जी जो आप चाहेंगे हम करेंगे। अब मसला उनका ये है कि वो कहते हैं मेरी बात ही कोई नहीं सुनता अचकज़ई साहब। अब ये 19 तारीख को जो कोहाट में जलसा हुआ, अब इस पर भी वो नाराज़ हैं, वो नहीं गए, दोनों नहीं गए। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने अपना सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने लोगों को कहा है कि जी ये चाहते हैं कि मैं इनके घुट्टों को हाथ लगाऊं तो वहाँ पे लेके जाऊं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी सियासी अप्रोच ही नहीं है। जिस तरीके से आप ऑपरेट करना चाहते हैं, इस तरह से कोई दुनिया में किसी सियासी जमात को, किसी हुकूमत को रिलीफ नहीं मिलता, किसी ओपोजिशन को नहीं मिलता। उनको वो ये कह रहे हैं कि आपको जब आप कहते हैं कि जी आप सियासी लोगों की तरह बिहेव करें, हम बैठते हैं, बात करते हैं, पार्लियामेंट में शिरकत करते हैं, पार्लियामेंट कमेटियों में तो बाहर होकर चले गए। वो कहते हैं कि हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात होनी थी, अचकज़ई साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। फिर दूसरी जो है ना सूरत हाल इसको जो बदली है बारूक, वो ये है कि पार्टी के संजीदा लोग ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा जिनकी अलीमा बीबी के साथ सख्त लड़ाई हुई है, जिसको बाय द वे पार्टी के अंदर लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह बिहेव करती थी। आपने उनको जिसको कहते हैं सख्त उनकी तंबीह की है, टफ टाइम दिया, ये कह के कि आपका सियासी तौर पर कोई वास्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि जी इसको सारे मामले को रिट्रीव कैसे करना है। अभी देखें कल ही की बात है, कल आप अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा था जी बहुत सारे 10,000 का फिगर लेके जाते हैं। कहा जा रहा है कि हमारा रिपोर्टर बता रहा है कि जी 100 बंदे भी वहाँ नहीं थे, इवन पार्लियामेंटेरियन भी नहीं जाते। अब अच्छा एहतशाम साहब, एक और सवाल, ये लोगों ने निकलना क्यों छोड़ दिया है, ये भी बताइएगा, निकल क्यों नहीं रहे हैं लोग? देखें इसमें लेटेस्ट डायमेंशन तो अब ये है कि जिस तरीके से मारूफ पाकिस्तान का मई का सफ़र मई आने वाला है, उसमें पाकिस्तान की कामयाबियाँ और जिस तरीके से स्पॉटलाइट में पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पे, सफारती सतह पे जो स्टेचर बढ़ा है, प्रोफाइल बढ़ा है, लोग PTI के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जी ये वक्त नहीं है किसी सूरत में भी कि आप हुकूमत को टफ टाइम दें। अच्छा देखें दूसरी तरफ अलीमा बीबी क्या कहती हैं, ख़ास तौर पे जब पिछला सेशन हुआ, पहला राउंड हुआ था, आपने देखा बेशुमार बाहर के जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने लोगों को कहा कि इससे अच्छा तो कोई और मौका ही नहीं है कि आप PTI की रिहाई, बानी की रिहाई की बात करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें। एंड ब्लॉक मारूफ सब ने इस बात की मुखालफत की कि सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एक जिस निगाह से देख रही है, एक ऑनेस्ट पीस ब्रोकर के तौर पे देख रही है। सारी दुनिया में इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ है कि इस वक्त क्या होने जा रहा है, डू आई डाई की सिचुएशन है। एक दुनिया का इंटरनेशनल सतह पे क्या मामला दुनिया के चलेंगे, वो उस तरफ देख रहे हैं और आप किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। तो देखिए पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो लोग तंग आ गए हैं। अभी लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी ना पंजाब बिल्कुल देखें बैठा हुआ है, कोई बंदे नहीं है, जो बाकी इनके बंदे हैं उनको सजाए हुए हैं, कोई भागे हुए हैं, कोई जेलों में हैं। अब सूरत यार इस वक्त ये है कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी CBM हो। जब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी आएँ बैठ के बात करते हैं, तो आप बैठ जाएं उनके साथ। आप बैठते ही आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इतनी खौफनाक होती है कि लोग भाग जाते हैं। तो एक ही जो सिलमन लाइनिंग है जो पिछली मुलाकात में हुई थी, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था बानी PTI ने कि आपने इस्लामाबाद के करीब नहीं जाना। अब ये तो उन्होंने बात कह दी, लेकिन अलीमा बीबी कुछ अपनी बात करती हैं। अब बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर अली
कुछ और बात करते हैं। इवन सलमान सफदर जो उनके वकील हैं, अगरचे सियासी तौर पे वो बहुत एक्टिव नहीं है, सलमान अकरम राजा जो बहुत आगे थे सेक्रेटरी जनरल, वो तो कह रहे नहीं मैं फिर रिज़ाइन कर दूंगा। तो देखिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है, पार्टी के अंदर डिसकंट्रोल एलिमेंट है, पार्टी के वो लोग जो नाराज़ हैं, वो जो समझते हैं कि जी बानी पीटीआई को रहा करवाने के लिए कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया, वो सारे के सारे अब इल्ज़ाम जो है ना वो ज़्यादा दे रहे हैं सुहेल आफरीदी पे कि तुमने नारेबाजी कर करके मामलात को ख़राब किया। तुम्हें चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया, तुम आते यहाँ पे इस्लामाबाद में एक आध मीटिंग में वो आए भी हैं, जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, रेगुलर मीटिंग में आए, बैठे, अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बताएं। लेकिन जब आप जलसा करके जाएंगे वहाँ पे कि जी हम तो जुलूस लेके जाएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो नतीजतन दूसरी तरफ से भी आना आएगा। राना सुलह कहेंगे कि आके दिखाएं, इसी तरह आप देख लें वज़ीर दाखिला कहते हैं कि फिर हम आपको भी देख लेंगे। तो इस तरह बात नहीं होती। जब आप वीक पोजीशन में हो, जब आपको पता हो कि सियासी लोग आपके साथ नहीं हैं, सियासी जमातें आपके साथ नहीं हैं। बाय द वे आज फजल रहमान साहब ने हमदर्दी का इज़हार किया है कि जी इमरान खान को आना चाहिए, एक रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी पता है कि जिन हालात में जिस तरह ये पार्टी ऑपरेट कर रही है कभी भी अपने लिए कोई रिलीफ नहीं पाएगी। अब माजरत के साथ मारूफ लोग तो कहते हैं कि ऐसे ही चलेगा, एक स्टेज आएगी टोटल लोग बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। भी तो आप ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ें आती हैं, वो कहते हैं इन्होंने अपना केस खुद ही ख़राब कर दिया। जी, अब देखते हैं कि कहीं सेंस प्रिवेल करती है, अपने तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे रिलीफ लेना है। पिछले दिनों बुशरा बीबी के लिए बातें हो रही थी कि उनकी आँख का ऑपरेशन और दूसरे मामला थे, शायद उनको बनी गाला भेज दें। उसके लिए भी कहा जाता है कि कोई CBM होंगे, कोई अपनी लाइन आपको ठीक करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर बयानबाजी से गुरेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही सूरत हाल इनके हक में जा सकती है। जी मारूफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और PTI का मुस्तकबिल वाकई समझ से बाहर हो गया है। शाम साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने डिजिटल इकोनॉमी की जानिब अहम कदम उठा दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि स्टेट बैंक ने क्रिप्टो बैंकिंग पर 8 साल से आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तानी बैंक अब लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के लिए अकाउंट्स खोल सकते हैं, जिससे डिजिटल असासों के शोबे में कानूनी और मुनज़्ज़म सरगर्मियों की राह हमवार होती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी रुपये में क्रिप्टो रखना कितना महफूज है, और रुपया तो खुद 28% तक गिर चुका है। क्या ऐसे में स्टेबल कॉइन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? और सबके क्या पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो का हब बन सकता है? हुकूमत के इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने जा रहा है? ट्रेडर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, कारोबारी शख्सियात या आम आवाम? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र पराचा साहब, करेंसी एक्सपर्ट, उनको वेलकम करेंगे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कहिएगा यकीनी तौर पर यह अच्छा फैसला तो है 8 साल के बाद यह अहम कदम उठाया गया है, और ज़ाहिर है डिजिटल की जो दुनिया है वो आज के दौर की बड़ी अहम तस्वुर की जाती है। बताइएगा जो आम सार्फिन हैं जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं उनको कितना फ़ायदा इससे होने वाला है, और जो पाकिस्तानी रुपया है उसमें क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को कितना फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया मौजू करने का, और इतने अहम और हसास मौजू के ऊपर, वो भी इस करंट सिनेरियो में। देखिए जनाब, बात यह है कि अगर हम ये कहें कि क्रिप्टो का जो लेन देन है, जो उसकी ट्रेडिंग है, वो पाकिस्तान में ऑफिशियल हो गई है, लीगल हो गई है, तो ये बात अभी मुकम्मल तौर पे सही नहीं है। अच्छा, हाँ, असूली तौर पे हमने हुकूमत ने फैसला किया है कि हम क्रिप्टो को अलाउ करने जा रहे हैं। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है। जो स्टेट बैंक ने कहा था कि भाई ये इलीगल है, यानी कि हुकूमत ने ये कहा है कि हम इसको लीगल करने जा रहे हैं, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोन एंड कॉन्स बन रहे हैं, अभी तक कोई लाइसेंस इशू नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है फायदे की, तो मैं समझता हूँ इसके फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिप्टो पे जा रही है और कैशलेस की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको बहुत बड़ा ये फायदा होगा कि वो लीगल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी के हिसाब से कि जो बहुत से लोग, बहुत सी एजेंसीज जिनकी शिकायत आई है कि उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके और उनसे उनके क्रिप्टो ट्रांसफ़र करा दिए, यानी कि एयरपोर्ट पे भी हुआ है ये वाक़या, FIA में भी हुआ है, और दूसरे सरकारी इदारों में ये लोगों ने भी किया है। प्राइवेट जिन्होंने किया होगा वो एक अलग बात है, वो तो सिंपल डकैती होती है या मुजरिमाना हरकत होती है, लेकिन जो सरकारी लोगों ने किया वो इससे 10 गुना ज़्यादा वो होता है।
तो क्योंकि वो जस्ट वो उनके वॉलेट में होता है, मोबाइल पे होता है, वो उनको डरा धमका के गन पॉइंट पे उनसे उनके पासवर्ड लेकर वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होगा कि कम से कम वो लोग उनसे उनके वॉलेट से या ज़बरदस्ती उनसे वो छीन नहीं सकेंगे। अगर छीन भी लेंगे तो वो जैसे कोई चीज़ चोरी हो जाती है और फिर उसकी बरामदगी हो जाती है तो उसकी एक पूरी रिकॉर्ड होता है तो वो बरामदगी हो जाएगी। अब तो इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। अब रह गई बात कि इसके मज़ीद फ़वाइद ये होंगे कि पाकिस्तान में टैक्सेशन बेहतर हो जाएगी और इसका लेन देन बेहतर हो जाएगा और जब ये पूरी तरह नाफिज़ अमल हो जाएगा तो पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक। क्योंकि अब तक जो लोग पाकिस्तान में इसके अंदर काम कर रहे हैं वो 20 से 25 मिलियन लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा पराचा साहब, ये भी मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी ये हतमी तौर पे फैसला तो नहीं हुआ है लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जा रहे हैं, फिर इसके अलावा इसके ऊपर एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। ये जो ड्राफ्ट इस वक्त बनाया जा रहा है कि इसको किस तरह से फिर आसान किया जा सकता है, तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसकी प्रोसीडिंग में कितना टाइम लग सकता है? देखिए जनाब, जो क्रिप्टो काउंसिल है वो तो चाहती है आज के आज हो जाए, ठीक है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको भी देखना है। हमको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देखने हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी देखने हैं, हमने फटैफ को भी देखना है, हमने KYC को भी देखना है, ड्यू डिटेलिजेंस भी करनी है। फिर जो टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है इसके अंदर ग्रे मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमें देखना है क्योंकि अभी हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं फटैफ के। तो इसलिए वो सारी चीज़ें होने की करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, जिसके ऊपर स्टेट बैंक काम ज़रूर कर रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन स्टेट बैंक को हर चीज़ देखनी होती है। और क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये स्मगलिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है और दीगर हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि वन क्लिक है। तो एक तो वो बात नहीं है, उसके साथ साथ जो देखने वाली बातें हमारे लिए, हमें इसकी प्राइसिंग देखनी है क्योंकि इसके अंदर वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है और स्टेबल कॉइन है और दूसरे कॉइन्स हैं, फिर उनकी जो पीछे सिक्योरिटी वो देखनी है, साइबर सिक्योरिटी देखनी है। सही। लास्ट वीक बिल्कुल मैं यही जानना चाह रही थी, साइबर सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जाहिर है ये पहले भी इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रैप होता है, तो जब ये लीगल हो जाएगा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी और साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जो एक करेंसी होती है ना किसी भी मुल्क की होती है, उसको वो मुल्क ओन करता है। वो लिखा होता है कि ऑन डिमांड, जब भी वो डिमांड करेगा, जिसके पास जिसकी कस्टडी में वो करेंसी नोट होगा तो वो गवर्नमेंट पे करने के लायबल होती है और पाबंद होती है उसको पे करने की। जबकि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसमें 2-3 किस्म के हैं। एक बिल्कुल जो किसी रूल्स रेगुलेशन में नहीं आते, एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं और एक वो होते हैं जिनके अपने रूल्स होते हैं और फिर ये रातों रात ये गायब भी हो जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 85 से 90 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बाहर क्योंकि इतने रूल्स नहीं है, कोई भी बना सकता अपनी, और वो बना के माइनिंग कह लें, ब्लॉकचेन कह लें, मुख्तलिफ चीज़। तो ये हमारी क्योंकि जो इकनॉमी है वह है बहुत बड़ी, 20 से 25 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन होती है हर साल, बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमारी क्योंकि अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे तो वो तो एक दिन में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो भी हमें देखना है कि कहीं कि हम ग्रुप लाइक ब्लड ग्रुप कि हमारा ग्रुप भी तो मैच होना चाहिए ना उनके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वैसे तो बड़ा अच्छा फैसला है जफर साहब, लेकिन इस पर अभी बड़ा काम करने की ज़रूरत है और अभी पूरी तौर पे इसको लीगल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर भी बड़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। क्रिप्टो के हवाले से ये एक अच्छी पेशरफ्त तो है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस पर कितना मजीद वक्त लग सकता है और जाहिर है जो क्रिप्टो सार्फिन हैं जो इस वक्त वो रख रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा शगुन साबित हो सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म को पहुँचा है। नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।